नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। परीक्षाओं का भी आगाज हो चुका है और इसके लिए आपको निरंतरता अभ्यास की ज़रूरत है। आप कंटिन्यू प्रश्नों को पढ़ते रहिए और उनका विश्लेषण करते रहिए। जैसा कि हम आपको व्याख्यायित कर रहे हैं, वैसे ही आप भी किसी भी प्रैक्टिस सेट को व्याख्यायित करते रहिए। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के 25 प्रश्नों पे। जैसा कि हम चल रहे हैं, आज थोड़ी सी व्याख्या अधिक देखने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। क्लास में प्रश्नों को आगे देखें, इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है। जो भी बच्चे नाम मात्र शुल्क के साथ में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल करके अन्य जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं जो प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है उसी पर आधारित है। हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान सभी को सम्मिलित करके हर जो 50 सेट है, जो 50 टेस्ट पेपर है वो इस तरह बनाए गए हैं। कुल प्रश्नों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 6250 प्रश्न हमारे बनेंगे और नाम मात्र शुल्क इस प्रैक्टिस सेट का भी रखा गया है। पीडीएफ में ये प्रोवाइड है। पहले 750 रुपये था इसका प्राइस और इस समय 550 रुपये कर दिया गया है सभी बच्चों की डिमांड को देखते हुए। तो जो भी बच्चे तैयारी को बेहतर ही नहीं, आगामी जो आने वाली आपकी परीक्षाएं हैं जिनका आगाज हो चुका है उसमें अपनी 100% एक सीट अपनी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है। तो देरी ना करते हुए आप लोग समय से ले लीजिए ताकि आप 2 से 3 बार इन प्रश्नों को निकाल सकें और प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे उसके साथ में जो उत्तर होते हैं उनमें भी बहुत कुछ आपकी तैयारी का आधार छिपा हुआ है। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। आपको बताना है कि इन रचनाओं में कौन सी रचना पिंगल मिश्रित भाषा की है। मुहूर्त नैणसीरी ख्यात पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका या पावूजी दूहा। तो इसमें जो सही है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये पिंगल मिश्रित भाषा की रचना मानी गई है। पृथ्वीराज रासो की अगर आगे बात करें तो ये चंद की है। चंद की रचना है, आपको पता है। और ये जो है आपकी इसको तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाषा को पिंगल नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद की जो ये पृथ्वीराज रासो है इसको आप पहले भी कई बार देख चुके हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कि आदिकालीन जो हिंदी है उसके विषय में इन विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। संयोगात्मक की ओर झुकाव, अगला है ढा ध्वनि का विकास या संयुक्त स्वर अय का प्रयोग। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आपका ए विकल्प इसमें सही नहीं है। संयोगात्मक की ओर झुकाव नहीं था, इधर जो है वियोगात्मक की ओर झुकाव इसमें देखा जाता है। बाकी सभी जो है आदिकालीन हिंदी के संबंध में सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। चूँकि आदिकाल पे चल रहे थे लेकिन ये प्रश्न भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल में भी अगर बात करें तो सूफी काव्य से। तो मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है, यह कथन किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी या बच्चन सिंह। बात करें तो मृगावती को बहुपत्नीवाद का समर्थन किसने कहा है, तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रसों से प्रक्षिप्त हुई है। यहाँ पे रसो ना होके रासो होगा। रासों से प्रक्षिप्त हुई है, ये कथन पद्मावती समय के विषय में किसने कहा है।
विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पद्मावती समय के विषय में कहा है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में हमारे सामने आते हैं। सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका कबीरदास जी को स्थापित करने का या प्रतिष्ठित करने का जो कार्य किया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। शुक्ल जी ने उनको उतना स्थान नहीं दिया जितना तुलसीदास जी को, जायसी को, सूर को दिया है। इतना कबीर को इन्होंने स्थान शुक्ल जी ने नहीं दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई। देखिए यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है कि तिब्बत के जो 84 सिद्ध हैं उनकी परंपरा किस सिद्ध से आरंभ हुई है। नारोपा, शबरीपा, सरहपा, लुईपा। अगर बात करें तो अगर हम इस प्रश्न को नहीं देखे हुए होंगे तब हम पहले से ही टिक किसको करेंगे, सरहपा को। हम मानते हैं कि आप लोग सभी जो है सरहपा को सही करेंगे, लेकिन इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका लुईपा। लुईपा जो है, लुईपा से 84 तिब्बत के जो 84 सिद्ध हैं उनकी परंपरा आरंभ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है कि इन कवियों में कौन है जो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। अब इसमें देखें तो आप सभी समझ गए होंगे, इसमें अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को आप सभी जानते हैं, अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य हैं। 100 रचनाओं से ज़्यादा जो है इनकी संख्या बताई जाती है। 11 राजाओं का राज्यारोहण इन्होंने देखा है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। बात करें स्वयंभू की तो स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। पौमचर्यू, रिठ्ठनेमी चर्यू इनकी रचनाएं हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी जो है आपके स्वयंभू को कहा जाता है। पुष्पदंत की बात करें तो अपभ्रंश का भभूति कहा गया है। महापुराण, ऋण कुमार चर्यू, जसहर चर्यू इनकी रचनाएं हैं। अब्दुल रहमान की आपको पता है संदेश राशक रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रश्न को यहाँ पे फिर से घुमाया गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, भरतेश्वर, बाहुबली रास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है तो वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हैं चंद्रवरदाई की रचना है, 18वीं सदी की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है गोरखनाथ और उनका युग रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है गोरखनाथ और उनका युग जो रचना है ये किसकी है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेश मेहता। तो गोरखनाथ और उनका युग आलोचनात्मक रचना के रूप में हमारे सामने रांगे राघव जी की आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी में निर्गुण संप्रदाय रचना के रचनाकार हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये किसकी रचना है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये जो रचना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की है और निर्गुण संप्रदाय पर इन्होंने शोध कार्य किया है आपके बड़थवाल जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है नाथ संप्रदाय के रचनाकार हैं। आपको बताना है नाथ संप्रदाय के रचनाकार कौन है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बड़थवाल जी। नाथ संप्रदाय जो रचना लिखी है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। साथ ही में हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये सब जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के रचनाकार हैं। आपको बताना है सिद्ध साहित्य के रचनाकार कौन है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो आप इसमें समझ गए होंगे, इतने टाइम से आप कई प्रश्नों से इनमें घूम रहे हैं। तो सिद्ध साहित्य की जो रचना की है वो आपके धर्मवीर भारती जी ने की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। आपको बताना है जो भरत मुनि है 2री-3री शताब्दी उनका समय माना जाता है। इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने देश भाषा कहा है किसको? तो आपके अपभ्रंश को। ध्यान रखने वाली बात है। और विद्यापति ने भी अपभ्रंश से भिन्न थोड़ी सी जो चलती हुई बोलचाल की भाषा है उसको देश भाषा कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसे लौकिक चरित काव्य माना गया है। भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो अगर बात करें तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा जो है ये लौकिक चरित काव्य माना गया है। किसका है? तो धनपाल का। लौकिक भविष्यत कहा किसका है? धनपाल का है। योगसार, परमात्म प्रकाश की अगर बात करें तो ये आपके जोइंदू का है। और पाहुड़ दोहा ये आपके राम सिंह की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो ये प्रश्न बहुत सरल है। इसका कमेंट सेशन में आप लोग उत्तर दीजिएगा कौन माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार हैं। आपको बताना है महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल कीजिएगा, यहाँ पे माल लिखा हुआ है, धनपाल और स्वयंभू। तो महापुराण किसकी रचना है? ये पुष्पदंत की है। आप इसको पीछे भी इसका रिवीजन कर चुके हैं। महापुराण कहें या 63 महापुरुष गुणालंकार कहें, ये जो है इनकी रचना है पुष्पदंत की। महापुराण में 63 महापुराण गुणिस अलंकार इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 63 जो जैन मुनि हैं या महापुरुष हैं उनके जीवन का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अगर बात करें तो पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वैसे पुष्पदंत को जो है शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। आपको बताना है सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहपा, मच्छंदरनाथ, कणहपा, गोरखनाथ। तो सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने जो हैं वो कौन है, आपको ध्यान रखना है। तो वो हैं आपके मच्छंदरनाथ। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने मच्छंदरनाथ माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका है। आपको बताना है बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजवती, रूपमती, मृणालमती, राजमती। तो बीसलदेव रासो की अगर नायिका की बात आएगी तो वो है राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका जो है राजमती है। और बीसलदेव रासो साहित्य में आता है लेकिन ये एक श्रृंगारिक काव्य माना जाता है। 4 खंडों में ये विभाजित है और 12 मासा का वर्णन जो है इसमें पहली बार मिलता है। किसका? तो 12 मासा का वर्णन जो है इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है ये जो 4 रचनाएं हैं इनमें किस में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी राज, पौमचर्यो, पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कड़वक शैली का किस में प्रयोग नहीं हुआ है? वो है पाहुड़ दोहा। और पाहुड़ दोहा में जो है आपके कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाकी तीनों में हुआ है तो आप जिनमें हुआ है उनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया या संध्या भाषा कहा गया। किनकी? सिद्ध की, नाथ, सूफी या कबीर। किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है या संध्या भाषा कहा गया है? तो ये है आपका सही विकल्प, सिद्ध साहित्य की जो भाषा है या सिद्धों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। और सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहपाद हैं। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान जो इस समय रूप चल रहा है, यानी कि खड़ी बोली का जो रूप चल रहा है, संकेत कर दें हम भी आपको सांकेतिक अर्थ के रूप में, आप सही से उत्तर बता दीजिएगा। तो किसकी भाषा को माना गया है? चंदबरदाई, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो ने ही आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बाकी चंदबरदाई, विद्यापति, मुल्ला दाऊद आपको पता है अवधी भाषा में है ना, इन्होंने चंदायन लिखा है दोहा चौपाई छंद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और भयानक, विभत्स और श्रृंगार, वीर और शांत। आपको बताना है पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस प्रमुख है? तो वो है आपका वीर और श्रृंगार रस। देखिए, रासो साहित्य में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे वीर रस है वहाँ पे श्रृंगार की भी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बीसल देव रासो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि बीसल देव रासो में वीर रस की प्रधानता, वो श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक है, वीर रस की थोड़ा कम है। ठीक है, श्रृंगारिक काव्य भी उसको कहा जाता है बीसल देव रासो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंदबरदाई, सरहापाद, स्वयंभू, पुष्पदंत। थोड़ा सा ट्रिकली अगर आप लेंगे तो इसमें आपका सरहपा है, जिसे कई टीचरों के नाम होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा राहुल सर आप कह सकते हो। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है, किसको पहला कवि माना है? तो सरहापाद को, सर से सरहापाद या सरहपा आप लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सिद्धों की जो बानियां हैं उनको हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद बनर्जी, सही दुल्ला। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है राहुल सांकृत्यायन, यानी कि हिंदी काव्यधारा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। और इसमें क्या है वर्णित? तो सिद्धों की बानियां हैं। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें तो हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा की में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहों को संग्रहित किया है। वहीं पे प्रबोध चंद बनर्जी या बागची, उन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। ठीक है, जिसमें तिलोप्पा, सरहपा और कणहपा के जो दोहे हैं वो संग्रहित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ की हड्डियों का पल्लवन आगे चलकर निम्नलिखित में से किस कवि में हुआ? सीधे सीधे बात करें तो इसमें कहा गया है कि आदिकाल में जो काव्य परंपरा सरहपा की है उसको आगे किसने बढ़ाया है या आगे किसने प्रस्फुटित किया है? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। देवसेन की बात करें आदिकाल के कवि हैं, नहीं होंगे। जायसी की बात करें सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तुलसी की बात करें शगुन काव्यधारा के कवि हैं। तो बचे कौन? आपके कबीरदास जी। तो इसमें सी विकल्प आपका सही है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और यहाँ पे आप हमें बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो समय से, शुरू में नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डेमो के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बहुत नाममात्र शुल्क आपके लिए रखा गया है। तो अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने इसको प्रामाणिक माना है। नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसमें जो सही विकल्प है वो कर्नल टाड है। तो ये रहे आपके 25 प्रश्न। बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हमने नहीं दिया है उसका उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।